Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, this is CA Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला लेक्चर मैनेजमेंट के ऊपर। भैया मैनेजमेंट बहुत थ्योरेटिकल लगता है, हमें लगता है हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल उम्दा सब्जेक्ट है। जी हाँ, हमारी रियल लाइफ से वेल कनेक्टेड है। अभी मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ लाइफ के, बिजनेस के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, जिससे हमें ये समझ आएगा कि हम मैनेजमेंट पढ़ क्यों रहे हैं भाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने मैं रखूंगा रियल लाइफ एग्जांपल से। जी हाँ, देखिए पहला एग्जांपल आप सबके सामने वॉलमार्ट से है। हो सकता है कि शायद आपने इस कंपनी का नाम पहली बार सुना हो, बट मैं आपको इसके बारे में बता दूं। वॉलमार्ट वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है रेवेन्यू की टर्म्स में, यानी सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू किसी कंपनी की है पूरे वर्ल्ड में तो वॉलमार्ट की है। वॉलमार्ट इज द लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। देखिए जरा, मोर देन 35,000, देखिए 35 लाख करोड़, अरे बाप रे बाप, 35 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू है इस कंपनी की एक साल की। सर अब समझ आया कितनी बड़ी कंपनी है ये। इस कंपनी में करीब 23 लाख लोग काम करते हैं। अब बेटा जरा ध्यान से समझो, एक ऐसी कंपनी जिसमें 23 लाख लोग काम करते हैं, यानी उन लोगों से एक शहर बसाया जा सकता है। जिस कंपनी की रेवेन्यू 35 लाख करोड़ हो एक साल की, क्या आपको लगता है कि बिना मैनेजमेंट के वो चल जाएगी? इज दैट पॉसिबल विदाउट मैनेजमेंट? सोचो, गहरी सांस लो जरा, धीरे धीरे छोड़ो भैया। 35 लाख करोड़, मुझे पता है ये फिगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे और बड़ी अजीब भी लग रही होंगी आपको, बट ये एक एग्जांपल नहीं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल रियल बिजनेस लाइफ से दूंगा आपको मैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट कंपनी को खरीदा था। फ्लिपकार्ट के बारे में तो आप सब जानते हैं, फ्लिपकार्ट तो आप यूज भी करते होंगे। ठीक है, इस कंपनी को 2018 में इस कंपनी ने, वॉलमार्ट ने सिर्फ 77% शेयर खरीदा था, वो भी 1 लाख करोड़ में से। लिख कर देखिए 1 लाख करोड़ में कितनी जीरो आएंगी। ये हो गया 1 लाख, फिर करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाप रे बाप, बस इतने रुपए में खरीदा था भैया वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को। तो यार फ्लिपकार्ट में तो कोई बात रही होगी ऐसी जो इतना पैसा वॉलमार्ट ने दिया होगा इस कंपनी को खरीदने के लिए। अब आप खुद सोचिए, क्या ये बिना मैनेजमेंट के संभव है? इज दैट पॉसिबल विदाउट मैनेजमेंट? नहीं। तीसरा एग्जांपल, व्हाट्सएप। मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सब लोग व्हाट्सएप जरूर यूज करते होंगे, पक्की बात है ना? मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 2009 में, और 2014 में फेसबुक को जबरदस्त टक्कर दे रही थी ये कंपनी। और फेसबुक को कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा था कि भैया अब तो गई कंपनी, क्योंकि व्हाट्सएप की जो ग्रोथ थी वो कई 100% की थी, मतलब 300% की एनुअल ग्रोथ कम से कम थी, और भी ज्यादा से ज्यादा थी। तो फेसबुक को समझ आ गया था कि भैया अब दिक्कत हो जाएगी आगे चल के, लोग व्हाट्सएप यूज करेंगे फेसबुक को बहुत कम। और प्रैक्टिकली हो भी रहा है, आज की डेट में अगर आप देखें तो आप फेसबुक से ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया, इसीलिए खरीदा था क्योंकि फेसबुक को मालूम था भैया मेरा बैंड बजने वाला है कुछ समय में। और पैसे कितने दिए जरा देखो, 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1,25,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली फेसबुक ने दिया था व्हाट्सएप को खरीदने के लिए। यानी कि 2014 से 2009 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 2014 में खरीदा, मात्र 5 साल, और पेमेंट करी थी इसके लिए 1.25 लाख करोड़ की, 1,25,000 करोड़, यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 25,000 करोड़ रुपया एक साल के लिए दिया था फेसबुक ने व्हाट्सएप को।
अब आप खुद आइडिया लगाइए, क्या ये बिना मैनेजमेंट के संभव है? इज दैट पॉसिबल विदाउट द मैनेजमेंट? नहीं पॉसिबल। चलिए, आज मैं बहुत सारे एग्जांपल आए क्योंकि पहले ही आपको समझ में आना चाहिए हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। गूगल, आई एम श्योर आप सब लोग गूगल जरूर यूज करते होंगे, दिन में एक बार तो जरूर यूज करते होंगे इसको। इसकी बहुत सारी फीचर्स हैं जो आप लोग यूज करते हैं। गूगल ने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था, ऑपरेशन, वो 1998 में स्टार्ट किया था और 21 साल की उम्र में, युवावस्था में, इसकी जो वैल्यूएशन हो गई थी वो हो गई थी $739 बिलियन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 51,75,000 करोड़। मात्र 21 साल की युवावस्था, 21 ईयर्स में लोग जवान हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं। तो समझो कि 21 साल की उम्र के अंदर में गूगल ने अपनी वैल्यूएशन कर ली 51,75,000 करोड़। कैन यू बिलीव दिस विदाउट द वर्ड मैनेजमेंट? क्या बिना मैनेजमेंट के क्या ये पॉसिबल है? क्या ये फिजिबल है? सोच कर देखिए आप लोग, नहीं पॉसिबल। चलिए, एक सर्वे के अनुसार गूगल जो है अपने सीईओ कौन है पता है गूगल के? सुंदर पिचाई। हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है, आपको मालूम था? ग्रेट। आपको पता है उनकी जो एनुअल पेमेंट की जाती है वो करीब करीब 310 करोड़ के आसपास है, और अब तो इससे ज्यादा हो गई होगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इससे ज्यादा हो गई होगी, सर्च जरूर कीजिएगा। गूगल में ही जा करके गूगल के सीईओ का जो पेमेंट किया जाता है, अमाउंट पे किया जाता है एक साल का, वो चेक करना जरूर जा करके। 310 करोड़ से भी ज्यादा का है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, क्या ऐसी खास बात है सुंदर पिचाई में? क्या वो बहुत ज्यादा सुंदर है जो उनको इतने पैसे दिए जाते हैं? भैया वो मैनेजमेंट करते हैं। ही इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाँ, ये पढ़ेंगे आप मेरे साथ, फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सीईओ के बारे में। तो क्या बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल है कि एक पर्सन को यू आर पेइंग मोर देन 300 करोड़ रुपीज पर एनम? गाइस, नॉट पॉसिबल विदाउट द वर्ड मैनेजमेंट। अभी तक हमने कंपनियां ली, गूगल के बारे में बात की, वॉलमार्ट के बारे में बात की। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां, यूएस की कंपनियां हैं। अब हम इंडियन कंपनी की बात करते हैं आपके साथ में। लाइव एग्जांपल, आप इनके प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। आईटीसी नाम नहीं सुना? कोई बात नहीं, आप इनके प्रोडक्ट के नाम जरूर सुन रखे होंगे और आप उसको यूज भी करते होंगे। आशीर्वाद आटा, हाँ जी, कितने लोग खाते हैं? कमेंट बॉक्स में डालना जरा आप लोग, कितने लोग हैं जो आशीर्वाद का आटा खाते हैं? सनपीस के बिस्कुट, बिंगो, yippee जो लोग यूज करते हैं, भैया जरूर डालना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम अब आईटीसी को जानते हैं। इसके अलावा फियामा, डिविल्स, विवेल, एंगेज, क्लासमेट के रजिस्टर, आप में से कुछ बच्चे नोट्स बना रहे होंगे तो क्लासमेट का रजिस्टर यूज कर रहे होंगे, वो आईटीसी कंपनी का है। हाँ जी, मंगलदीप अगरबत्ती बहुत काम आती है एग्जाम डेज में भाई, भगवान को पूजा की जाती है एग्जाम से पहले, इस अगरबत्ती का यूज किया जाता है। हे भगवान पास करा देना, सबको बहन की नजरों से देखूंगा। मंगलदीप अगरबत्ती। इसके अलावा इनके होटल्स हैं बहुत सारे, मौर्या दिल्ली में है। इसके अलावा ये कंपनी सिगरेट सिगार्स भी बेचती है, नेविकट, गोल्ड फ्लेक, एग्री बिजनेस में भी डील करती है, आईटी सेक्टर में भी डील करती है। अब आप एक बात बताओ, एक कंपनी इतनी सारी चीजों में कर डील कर रही है और इतना बड़ा ब्रांड नेम बना रखा है, और ये कंपनी मोर देन, मान के चलिए 110 ईयर्स ओल्ड है, 110 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है ये। क्या ये कंपनी बिना मैनेजमेंट के संभव है? आंसर इज नो। अब देखिए अगला फैक्ट्स आपके सामने, टाटा ग्रुप के बारे में आप जरूर जानते हैं। टाटा का नमक, देश का नमक आपने जरूर खाया होगा। टाटा ग्रुप की 17-18 की जो रेवेन्यू थी वो थी 9,44,000 करोड़ रुपया। अब की चेक कीजिएगा, आप बिल्कुल चेक कीजिएगा, आप 22-23 की चेक कीजिएगा और इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कितनी रेवेन्यू है। ये आपका होमवर्क है जी। जी हाँ, बिजनेस के बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही बिजनेस को स्टडी करने में आपको मजा आएगा गाइस, उतनी ही बिजनेस स्टडी इंटरेस्टिंग बन जाएगी आपकी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों का खाता इस बैंक में होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, चिंता मत करो। हाँ, आप बोलोगे हम तो छोटे हैं सर, हमारा खाता भी नहीं खुला। आपके पेरेंट्स का खाता जरूर होगा इन बैंकों में, एसबीआई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 14,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 58,500 से ज्यादा एटीएम है, 191 कंट्री में ये फॉरेन ब्रांचेस हैं इसकी, 36 कंट्री में डील करती है
और 2017-18 की इसकी रेवेन्यू थी 2,20,000 करोड़। उसके बाद के चेक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कितनी रेवेन्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, आपको आइडिया लग जाएगा भाई। अभी सोचो कि इतनी सारी एटीएम्स, इतनी सारी ब्रांचेस, इतनी सारी फॉरेन ब्रांचेस, इतनी सारी कंट्री में ऑपरेट करना, 2,20,000 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू एक साल की, क्या ये बिना मैनेजमेंट के संभव है? भाई अगर है तो कमेंट बॉक्स में डालना और अपनी रीजनिंग जरूर देना। बिल्कुल, मैं जरूर आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको आंसर भी दूंगा। और अगर आपके पास भी ऐसे फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ताकि हम सब लोग अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। राइट, चलिए 2 फैक्ट्स और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट को। HDFC बैंक, HDFC बैंक जो स्टार्ट हुआ था वो 1994 में हुआ था, ठीक है। 24 साल की उम्र के अंदर में इसकी रेवेन्यू हो गई थी करीब 80,000 करोड़। मतलब आप बोलेंगे सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक है, बहुत पुराना बैंक है, इतनी रेवेन्यू हो सकती है। HDFC तो प्राइवेट बैंक है, 1994 में स्टार्ट हुआ और 24 साल की उम्र में 17-18 में इसकी रेवेन्यू 80,000 करोड़ को क्रॉस कर गई, मात्र 24 साल। ये तो इंडियन है ना, मानते हो ना? अब बताओ क्या आपको समझ आ रहा है कि ये मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? डू यू थिंक इज दैट दिस इज पॉसिबल विदाउट द वर्ड मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट के ये बगैर ये संभव है? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल गाइस। अब देखिए मैं इसलिए रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले गाइस, ठीक है। जियो, हो सकता है इस वीडियो को देखने के लिए भी आप जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हो। कौन कौन यूज कर रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो कि हाँ सर मैं जियो का नेटवर्क यूज कर रहा हूं। अच्छा हुआ आपने जियो की इंफॉर्मेशन शेयर करी। जियो जो लॉन्च हुआ था वो सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ था और अप्रैल 2019 तक ये सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन गया। पहली कौन सी है गाइस, मालूम है? मालूम है तो कमेंट बॉक्स में डालो, पहली कंपनी कौन सी है जो लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की? इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको आंसर देना है किसमें? कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, 30.6 करोड़ सब्सक्राइबर थे इसके सिर्फ 32 महीने के अंदर में। यार कैसे पॉसिबल है, मुझे बताओ ये, हाउ दिस इज पॉसिबल? इतना बड़ा नेटवर्क सेटअप करना और मात्र 32 महीने के अंदर में, यार कोई तो कारण होगा ना। इसका रीजन है मैनेजमेंट गाइस, मैनेजमेंट। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट, हमने बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस किए आपके साथ जो रियल बिजनेस लाइफ से हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं। डैम श्योर ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, ये रियल लाइफ फैक्ट्स लिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और फैक्ट्स हैं तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मैनेजमेंट। ये होता क्या है? मैनेजमेंट जो वर्ड है ना, बेसिकली देखा जाए MANAGEMENT, बेसिकली इसको हम ब्रेक कर सकते हैं मैनेज ENT, मतलब मैनेज करना M को एंटायरली यानी कि कंप्लीटली मैनेज करना M को। M का मतलब क्या है? अरे मैन को मैनेज करना बेटा, लोगों को मैनेज करना। देखो काम करना आसान है, काम करवाना मुश्किल है, और काम करवाने के प्रोसेस को बेसिकली मैनेजमेंट कहा जाता है। जब आप इस लायक हो जाओ कि आप काम करवा सको, समझो यू आर ए गुड मैनेजर गाइस, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैनेज द मैन टेक्टफुली, लोगों को मैनेज करना। लेकिन ये भाषा ना, ये जो डेफिनेशन है ये पुरानी हो चुकी है बेटा। हाँ, पहले कहा जाता था लोगों को मैनेज करना मैनेजमेंट होता है, लेकिन अब एम के बहुत सारे मतलब निकल चुके हैं, जैसे मनी को मैनेज करना, जैसे मार्केट को मैनेज करना, है ना, जैसे मटेरियल को मैनेज करना। समझ गए मेरी बात? मैन, मनी, मशीन को मैनेज करना, ठीक है। तो मैन लोगों को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, मार्केट को मैनेज करना, मटेरियल को मैनेज करना, मशीन को मैनेज करना, मेथड्स को मैनेज करना, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, ये इसी के रूप हैं। क्योंकि अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई ना, मैनेज
जैसे मनी को मैनेज करने के लिए ना आपके पास में इस आपके सिलेबस में ना एक टॉपिक भी है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक टॉपिक और है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। ये हम डिस्कस करेंगे, राइट। और मार्केट को मैनेज करने के लिए आपके पास एक और टॉपिक है इसी सिलेबस में 12th में जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है। और इससे मिलता जुलता एक चैप्टर और है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या नाम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये आपका सेकंड बुक है। अगर आपने, आई एम श्योर आपने पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, आपको समझ आ गया होगा कि ये 4 चैप्टर आपके पार्ट 2 में है। ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजिंग द एम एंटायरली, कंप्लीटली, टोटली। एम का मतलब क्या है? मैन को मैनेज करना, मनी को मैनेज करना, मार्केट को मैनेज करना, मटेरियल को, मशीन को, मेथड्स को। ठीक है। बेसिकली आपके 12th के सिलेबस में हम इन दो चीजों को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको बेसिक फंडामेंटल समझ आया, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन जो आपके सिलेबस में दी हुई है, जो आपके कोर्स में है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, उस पर डिस्कस करते हैं। इसको एरेज कर दूं मैं? आपने नोट कर लिया? पक्का कॉपी में नोट कर लिया? हाँ, पोज करके नोट कर लेना, फिर आगे चलना बच्चों। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब हम एक थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। सबसे पहला कीवर्ड यहां पर आता है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप। अरे जो कोई काम स्टेप बाय स्टेप किया जाता है उसको प्रोसेस बोलते हैं सर, देसी भाषा में। तो मैनेजमेंट भी स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, इसके कुछ फंक्शंस हैं, राइट। इसके भी कुछ फंक्शंस हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये पांचों फंक्शन हम डिटेल में 1 by 1 चैप्टर में पढ़ेंगे। जी हाँ, ठीक है। आपका 4th चैप्टर, 5th, 6th, 7th, 8th यही चैप्टर्स हैं, पांचों चैप्टर। ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इससे प्रोसेस, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जब आप मैनेजमेंट करते हैं। गॉट इट? तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। पहली ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसका मेन मकसद क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। इसका क्या मतलब है? मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूं, सुनो। भाई हम पूजा घर पे कर सकते हैं ना, वर्शिप गॉड की, तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? बताओ। हम पढ़ाई घर पे कर सकते हैं तो स्कूल क्यों जाते हैं? अगर हम गेम्स घर पे या गली में खेल सकते हैं तो क्रिकेट उसमें क्यों जाते हैं हम लोग? क्रिकेट खेलने के लिए हम प्लेग्राउंड में क्यों जाते हैं? सोचो। पिक्चर घर पे भी देखी जा सकती है ओटीटी पर, फिर हम सिनेमा हॉल में क्यों जाते हैं? रीजन, वहां पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां हमारा सारा फोकस गोल को अचीव करने में होता है। जैसे आप कभी गुरुद्वारे गए हो तो आपको बहुत अजीब सी शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। सब जगह सत्संग चल रहा होगा, सब लोग सेवा भाव से सेवा कर रहे होंगे। अगर आप किसी गुरुद्वारे में गए हैं और आपने नोटिस किया ना, तो कमेंट बॉक्स में यार मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपसे तो मैं ऐसे ही मिलूंगा ना, आपसे तो मेरी ऐसी बात होगी ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसी गुरुद्वारे में गए हो, वहां आपने सेवा भाव देखा हो। मैं बहुत सारे गुरुद्वारे में गया हूँ, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग सेवा भाव से जुड़े होते हैं, सत्संग चल रहा होता है, सारा ध्यान भगवान की ओर होता है, लंगर प्रसाद हो रहा होता है, सब भगवान का नाम जप रहे होते हैं। अब देखो वहां पर क्या एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि आप जाते ही आपकी सारी आस्था गॉड के प्रति समर्पित हो जाती है। ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है? हर रूम में, हर क्लासरूम में जाएंगे आप लॉबी में घूम रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको हर जगह ज्ञान मिलेगा, है ना। टीचर से भी ज्ञान, अभी मत बोलना सर उपदेश ज्यादा मिलता है वहां पर। देखो, लेबोरेटरी में गए वहां पर आपको ज्ञान मिल रहा है, लाइब्रेरी में गए वहां आपको ज्ञान मिल रहा है। आप कहीं घूम भी रहे हो तो वहां पर बहुत अच्छे स्कूल के अंदर में पोस्टर्स लगे होते हैं, सीनरीज लगी होती है जिसमें नॉलेज शेयर की जाती है। तो हर जगह आपको ज्ञान मिल रहा होता है। वहां एक ऐसा
एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जहां पर आपको ज्ञान मिलता है। तो किस वजह से मिलता है? एनवायरनमेंट की वजह से मिलता है। ऐसे ही अगर बिजनेस के अंदर अगर आप अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हो तो आपको भी एक वैसा ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है? क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इससे फायदा क्या होता है? एनवायरनमेंट क्रिएट करना समझ गए? जैसे कि आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, वहां पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ऐसे ही बिजनेस में भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जहां पर सब लोग अपने गोल को अचीव कर सकें। वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, मतलब लोग बहुत सारे ग्रुप में काम करते हैं तो वो अपने ग्रुप गोल को अटेन कर सके। अटेन का मतलब अचीव कर सके। ठीक है। अब यहां दो वर्ड आते हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। ये 5 कीवर्ड्स है इसमें। पहली बात, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। नंबर 2, इट क्रिएट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। नंबर 3, एफिशिएंटली। नंबर 4, इफेक्टिवली। नंबर 5, अटेनिंग द ग्रुप गोल्स। 5 की वर्ड्स कह सकते हो आप, इस डेफिनेशन में है। अब हम पढ़ेंगे एफिशिएंटली क्या होता है और इफेक्टिवली क्या होता है। इसको जरा एक बार समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली? ठीक है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का आप लोग नोट्स बना सकते हैं इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं, राइट? बनाएंगे तो आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। हाँ, कोई डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं आई विल शेयर विद यू, मैं उसके आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। देखो, कोई भी जब हम काम करते हैं ना तो हमारा मेन मकसद क्या था? उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूँ, मुझे बेचना है, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस के लिए कैलकुलेटर बना रहा हूँ। तो मेरी पहली कोशिश क्या होगी कि मैं इसको प्रॉपरली काम करूं और कम से कम कॉस्ट में, है ना? क्योंकि देखो, प्रॉफिट कैसे होता है? दो ही तरीके से हो सकते हैं, कॉस्ट कम करके और एक प्राइस बढ़ा करके। प्राइस बढ़ाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्केट में डिमांड सप्लाई बहुत फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लेकिन कॉस्ट तो आपके हाथ में है ना। आप जितनी कम से कम करना चाहो उतनी कम कर सकते हो और करनी भी चाहिए। तो एफिशिएंसी का मेन मकसद क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करना। क्या करना बेटा? बोलो बोलो, दोबारा बोलो। कॉस्ट को रिड्यूस करना, डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है मेरे बेटा? इसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट को बेनिफिट से एनालाइज करते हैं। भाई, जितना हम खर्चा कर रहे हैं क्या हमें उतना बेनिफिट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जितना हम खर्चा कर रहे हैं क्या हमें उतना बेनिफिट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट को बेनिफिट से एनालाइज करते हैं। ऐसा ना हो कि भैया हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाए और बेनिफिट कम हो जाए। मान लो मैं 50 रुपए खर्च कर रहा हूं और मुझे बेनिफिट 40 रुपए का मिल रहा है, तो क्या फायदा? मैं तो लॉस में चला जाऊंगा, है ना? तो मुझे ये एनालाइज करना है कि अगर मैं 40 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे बेनिफिट कम से कम 70 रुपए का मिलना चाहिए, यानी 40 से ज्यादा मिलना चाहिए, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा, राइट? और तीसरा पॉइंट आता है, इसमें हमारा सारा फोकस किस पर होता है? कॉस्ट पर। तो यहां पर एफिशिएंसी में 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। नंबर 1, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। सेकंड, एनालाइजिंग द कॉस्ट विद द बेनिफिट। एंड थर्ड पॉइंट इज cost is the main focus. What is the main focus here? That is cost. Clear? अब बात करते हैं what do you mean by effectiveness. Effectiveness क्या होता है? चलिए, let's see the effectiveness. Doing the right task and completing activities and achieving the goals. Right task को करना, एक्टिविटीज को कंप्लीट करना और गोल को अचीव करना। अब देखो, इफेक्टिवनेस में हमारा मेन फोकस कहां पर है? ये इससे आपको समझ आएगा, टाइम। ये थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका,
ये सेकंड पॉइंट। ये 3 पॉइंट आपको कीवर्ड्स हैं जो आपको नोट करने हैं इफेक्टिवनेस में। क्या? देखो, एफिशिएंसी में हमारा फोकस किस पर था बेटा? कॉस्ट पर, कि हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन सोचो, अगर हमारा काम समय पर कंप्लीट नहीं हुआ, अगर हमने कोई भी काम किया और वो समय पर कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? क्या उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? बताओ। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक। मान लीजिए आपकी फर्म को एक ऑर्डर मिला, ठीक है, और उसकी लास्ट डेट है 30 तारीख का। उन्होंने कहा भैया 30 तारीख तक ये ऑर्डर दे देना, वरना हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। ये ऐसा हो सकता है कि वो फाइन लगा दें। अब इस केस में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट या टाइम? सोच के देखो आप। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारा फोकस कॉस्ट पे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन साथ साथ आपको टाइम पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर अगर टाइम से नहीं दिया तो भैया मार्केट में गुडविल भी खराब होगी, ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है और फाइन भी लग सकता है। तो अब आपका फोकस किस पर होगा? टाइम पर। अच्छा, कई बार टाइम इतना ज्यादा मैटर करता है कि हम कॉस्ट को भी इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का मतलब है मेरे बेटा कि कॉस्ट बढ़ भी जाए तो हमें चिंता नहीं होती है, क्योंकि जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं। अगर मान लो 30 तारीख को मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। तो भाई अगर मेरे को ओवर टाइम भी कराना पड़ गया तो मैं करवाऊंगा, मुझे कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ गई तो भी दूंगा। समझ गए मेरी बात? तो सेकंड पॉइंट यही है, नो मैटर ऑफ द कॉस्ट। कई बार हम कॉस्ट को भी क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं इफेक्टिवनेस के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर गाइस? सो डूइंग द राइट टास्क, completing activities and achieving goals is called effectiveness. Here our main focus is time, and sometimes we ignore the cost factor also, no matter of the cost. क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? अब ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है? देखिए, क्वेश्चन अगर मैनेजमेंट की डेफिनेशन आती है तो आपको डेफिनेटली दो जो एस्पेक्ट है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इसको एक्सप्लेन करना होगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, दीज आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बताओ कौन से? एक एफिशिएंसी और एक इफेक्टिवनेस, ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो आप ये तीन तीन पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है? और ये एलिमेंट किसके हैं? मैनेजमेंट के हैं, यानी मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी ये इंक्लूड होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टडी कीवर्ड्स की गेम है। कीवर्ड्स यानी जब आप एग्जाम में कोई भी चीज एक्सप्लेन करके आते हो तो उसमें कीवर्ड्स नोट किए जाते हैं कि आपने लिखे कि नहीं लिखे, और मैं यहां पर आपको कीवर्ड्स पर ही फोकस करवा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आपने वर्ड प्रोसेस नहीं लिखा, तो यहां पर आप एक कीवर्ड एलिमेंट, एक की वर्ड आप मिस कर जाओगे। ये लिखना है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई? डन 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 डन, पक्का? राइट। तो ये अभी हमने ये समझा कि मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। हमने रियल लाइफ फैक्टर्स आपके सामने रखे, दीज फैक्टर्स प्रैक्टिकल हैं। आपको कहीं भी लगता है कि ये फैक्टर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो रियल लाइफ से आपको मिलते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं आपसे मिलता रहूंगा अगली वीडियो में। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं हो, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है गाइस? तो यहां पर हम कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं अपनी मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, और इसके आगे पार्ट्स के लिए हम अगली डेफिनेशंस में आप साथ मिलते रहेंगे गाइस। टिल देन टेक केयर गाइस, सी यू सून, बाय बाय।